आपका सवाल है शिया और सुन्नी की लड़ाई है। अगर शिया और सुन्नी की लड़ाई होती, तो ईरान और यूएस और इज़राइल के बीच में क्यों होती? शिया सुन्नी की अगर लड़ाई होती, तो मुझे लगता है कि सुन्नी वर्ल्ड जो कंप्लीट मिडल ईस्ट में है, उसके खिलाफ होती, सिर्फ सऊदी के खिलाफ होती, जहाँ सऊदी और ईरान अपने आप में एक दूसरे के खिलाफ ट्रेडिशनली आए हैं। देखिए, चीज़ों को रंग लाना समय पर एक अलग बात है। होता क्या है, लड़ाई किसी और वजह से स्टार्ट हुई, और अब अगर सुन्नी वर्ल्ड को सडनली लगता है कि शिया को डाउन दिखाना है, तो वो खड़ा हो जाएगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़ाई अपने आप, क्योंकि शिया और सुन्नी की रिलीजन की लड़ाई है, कन्वेंशनल वॉर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की नहीं है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि चलिए जी, इंडिया में मुसलमान और हिंदुओं के बीच में लड़ाई है, बट वो लड़ाई अपनी एक अलग तरीके की है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की नहीं है, अपने अपने धर्म के अंदर विश्वास की है। सो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जो शिया और सुन्नी वाला जो मामला है, डिफरेंसेस बहुत स्ट्रांग है, कट्टर डिफरेंसेस है, मैं ये मानने को तैयार हूँ। बट अपने आप में ये कट्टरता कई बार देखी गई है, और इस लड़ाई में भी देखी जा रही है कि इन स्पाइट ऑफ शिया एंड सुन्नी डिफरेंसेस, स्ट्रांग डिफरेंसेस जिनको हम बोल सकते हैं, फिर भी शायद मुस्लिम वर्ल्ड उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था अमेरिका द्वारा। तो शिया और सुन्नी के डिफरेंसेस हैं और ये हिस्ट्री रही है। अमेरिका बीच में क्यों कूदा? अमेरिका अपने ओन इंटरेस्ट की वजह से कूदा है। अमेरिका के इंटरेस्ट इसमें सबसे बड़ा है कि वो पूरी दुनिया में डिक्टेटर के तौर पर बिना आए, जो यूनिपोलर वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, दैट यूनिपोलर मींस व्हाट? डिक्टेटर। यूनिपोलर नाजीज के टाइम में हिटलर था, आज की टाइम में यूएस है। बड़े सीधे सीधे अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करें, सो मुझे लगता है कि यूएस एक नई दिशा में चल पड़ा है, कि उसे दिख रहा है कि मैं यूनिपोलर हूं। मेरी पावर जो है वो, बिकॉज अर्स्टवाइल यूएसएसआर जब से डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसको दिख गया कि कंटिन्यूअसली मेरी डोमिनेशन चल रही है। अब उस डोमिनेशन को उसने देखा है कि चैलेंज कहाँ हो रही है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में चैलेंज हो रही है। चाइना जिस तरीके से इकोनॉमिकली ऊपर आ गया, और दुनिया में अगर आपने इकोनॉमिकली किसी भी तरह से ऊपर आना है, तो उसके बड़े दो सिंपल तरीके हैं। या तो आपकी इकोनॉमी जो ट्रेड है वो इतना स्ट्रांग हो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सब आपसे ले रहे हो, या आपके कर्जदार हो, देनदार हो, मेरा कहने का मतलब। या दूसरा तरीका यह है कि आप दुनिया का ऑयल कंट्रोल कर लो, दुनिया अपने आप इंक्लूडिंग चाइना आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन कंट्रोल करने के बाद भी अगर आप सरकार में नहीं हैं, जैसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट कर रही है हर जगह, तो क्या अमेरिका में लोग वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट भी आपको फटकार मार चुकी है। वहाँ के लोग भी तो आपसे परेशान हैं। आपने तेल को कंट्रोल कर भी लिया, आपने मदुरो को उठा लिया, आपने इन खमेनी जी को मार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पावर कंट्रोल कर ली, तेल की पावर, और आप सत्ता में ही नहीं हैं, उसका क्या फ़ायदा? सत्ता से ऊपर है यूएस। हुँ, यूएस का कैरेक्टर ट्रंप में दिखता है। हुँ, मैं बड़े गलत शब्दों में अगर इसे समझाऊं, वो हुँ, जो वाइट डोमिनेशन है, वाइट कलर डोमिनेशन हुँ, जो यूएस हमेशा से दिखाता है, हुँ, करता है। हुँ, आप आज भी कहने के लिए बड़ा तगड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। हुँ, आप ज़रा ग्रे हाउंड बस में बैठ जाइए हुँ, और ट्रेवल करने की कोशिश करिए फ्लोरिडा से कहीं भी। हुँ, आपकी वो जो पीछे वाली 4 सीटें हैं ग्रे हाउंड की, हुँ, उसमें सिर्फ ब्लैक्स बैठ सकते हैं। हुँ, आज भी। उसमें उसमें कोई वाइट नहीं बैठता, डर के मारे, हुँ, डर के मारे। हुँ, दूसरा, कोई वाइट आगे नहीं बैठता, सॉरी, कोई ब्लैक आगे नहीं बैठता, हुँ, फ्रंट वाली सीट्स पे वो ऑटोमेटिकली नहीं बैठता। हुँ। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई रोक रहा है, तो कहीं कोई। दिमाग में इंस्टिल है ये जी, बात। ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है। हुँ, वाइट डोमिनेशन हुँ, अनफॉर्चुनेटली है। हुँ, आप और मैं कितना भी जस्टिफाई कर लें, वो एक अलग बात है। हुँ, बट एक ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कलर का हुँ, वाइट में है, और वहां से वो हुँ, कॉम्प्लेक्स उनके दिमाग में है। हुँ, अमेरिकन अपने आप को सुपीरियर समझता है। हुँ, उस सुपीरियॉरिटी की रिफ्लेक्शन, हुँ, उसकी प्रोजेक्शन हुँ, ट्रम्प साहब कर रहे हैं। हुँ, पहले वाले भी करना चाहते थे, हुँ, लेकिन वो इतना नहीं कर पाते थे। बाइडन ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते थे, हुँ, लेकिन वो कर नहीं पाते थे। हुँ,
रीजन कोई भी हो, ओबामा कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक थे। सो देर आर वेज टू इंटरप्रेट। सो मुझे लगता है ट्रम्प अपने उस अदरवाइज आप एक बात बताइए, 63% यूएस वोट कर रहा है रॉयटर्स के सर्वे में कि हमें नहीं करना चाहिए, आप फिर भी कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन रॉयटर्स एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो दूसरा पार्ट भी दिखाती है। 39% बोल रहा है कि ठीक है आप कर लीजिए, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन 42% मतलब 39 से बढ़कर ये बोल रहा है कि अगर हमारे तरफ कैजुअलिटीज होती हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अब आप सोचिए कि अमेरिकन कितना ज्यादा चालाक है एक तरीके से दिल के अंदर, क्योंकि जब आप सर्वे कर रहे होते तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप ये क्यों बोल रहे हैं, रीजनिंग आपसे सिर्फ पूछा जाता है करा है हाँ या ना, तो उसमें वो कर देता। वो जो 42% है वो 39 से बढ़कर क्यों हो गया? इसका मतलब क्या है कि दिल में 39 मान रहा है कि चलिए जी अटैक कर लीजिए, लेकिन हमारी तरफ कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। कितनी सेल्फिशनेस नहीं दिखी आपको? दैट मीन्स आपका वो 39% हाँ करना, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई मैनकाइंड नहीं थी, कहीं कोई करोड़ों अरबों खरबों की दौलत का मामला नहीं था, लालच नहीं था, आपका डोमिनेशन का मामला है। यू वांट टू डोमिनेट। एंड बाय द वे ऐसा नहीं है कि इस बात के प्रूफ नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना होता क्या है कि अगर एक आदमी कंटिन्यूसली डोमिनेट कर रहा है, एक कंट्री कंटिन्यूसली डोमिनेट कर रही है, तो डोमिनेशन बिकम्स हिज राइट, अनसेड राइट। अगर आप अपने कॉलोनी में जब निकलते हैं और हर एक आदमी आपको जी हजूरी कर रहा है, सलाम बजा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो लगता नहीं आपको कि थोड़ी सी आपकी आदत और आपके कैरेक्टर में आ जाता है, ईगो सेटिस्फाई हो जाती है, ईगो बन जाती है, सीमेंट हो जाती है। सेटिस्फाई तो बड़ी छोटी बात होगी कि ऐसे ही रहना। अब वो ईगो बढ़कर उस जगह पर सीमेंट हो गई, फिक्स हो गई, अब उससे ऊपर ही जा सकती है, नीचे नहीं आएगी। बड़ा मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, दूसरों का क्यों दूं। मैं फौज में था, मुझे आदत थी कि अब मेरा जवान मुझे सलूट करता था। आज मैं रिटायर्ड हूँ, उस जवान को जो सड़क पर होगा शायद उसे नहीं पता कि ये फौज में थे, लेकिन अंदर का दिल उसको देखते ही उसकी तरफ 2 बार देखता है कि वो फिर से सलाम करे। मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल। सो यूएस के साथ हुआ ये है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सीमेंट हो गया है, यूएस कन्विंस्ड है, और बाकी कंट्रीज अपनी वीकनेस उसके सामने कन्विंस करती हैं कि हजूर आप ही सब कुछ है। पाकिस्तान उसका बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है। तो बाकी कंट्रीज में पाकिस्तान एक आपने नाम लिया, क्या ये लिस्ट लंबी है? क्यों नहीं है लंबी? आप मुझे बताइए कौन पूरा का पूरा नेटो क्या कर रहा है? बोलने के बजाय पूरा नेटो 28 के 28 देश ले लीजिए आप, बोलने के लिए ठीक है कि जी ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, हम इसके साथ नहीं है, खड़ा कोई भी नहीं। लेकिन आपने किया क्या? आप बोलते हो मदुरो को उठाकर ले जाइए, नहीं गलत है, किया क्या? वो तो उठा दिया ना उसने, सही था गलत था वो बात की हैं, बट अपने आप में आप मुझे बता दीजिए यूरोपियन यूनियन और यूएस के डिफरेंसेस जग जाहिर है, खुलकर आते हैं। आप और आगे बढ़ जाइए, इसी लड़ाई में आ जाइए। वो बेचारा ब्रिटेन जो डीगो गार्शिया का बेस दे देता है आपके B-2 बॉम्बर्स के लिए, वो ब्रिटेन B-1B बॉम्बर्स के लिए आपको फेयरफोर्ड का एयर बेस दे देता है। तो ये डर के हो रहा है या कॉपरेट और ट्रम्प एक पब्लिक फोरम में कितनी बड़ी इंसल्ट कर देते हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद यूके, ये तो, और उसके बावजूद ये हो रहा है। आप सोचिए स्पेन के लिए उन्होंने सीधे बोल दिया है कि दे विल सफर। कनाडा, बोलने को आप कुछ भी करते रहिए कि हाँ जी हम आपके साथ नहीं मिलेंगे, नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन उसने बोल लिया। आप ग्रीनलैंड की ही बात कर लीजिए, उसका ये बोलना, और आपको क्या लग रहा है
कि अगर कल एक थियोरेटिकली मैं आपको बोलूं कि वो ग्रीनलैंड पहुंच जाता है यूएस, आपको लग रहा है कि कोई अपनी फोर्सेस डालेगा ग्रीनलैंड में टू फाइट यूएस? मूर्खता होगी जो डालेगा। मैंने सिर्फ आपका सवाल का जवाब दिया है कि क्या बाकी ये लाइन लंबी है या नहीं है। आप बताइए कहां पर मैं इस लाइन को रोकूं? पुतिन और रशिया आर सो कॉल्ड एनिमी टू द यूएस। क्या कर लिया उन्होंने ईरान के खिलाफ? कहां आपको दिखा? मजबूती की बात है। बोलने को मैं भी बोल रहा हूं, आई एम ऑल्सो सेइंग इट्स अ बैड थिंग। मेरा इंडिया भी बोल रहा है। कौन किसके साथ खड़ा है? आजकल लड़ाई इसी बात की है कि आपको बोलना ना पड़े, बोल भी दे तो आपको लड़ना ना पड़े। इंडिया ने जो स्टैंड लिया खमेनी की डेथ को कंडेम करने में इतने दिन लग गए। इंडिया ने जो स्टैंड लिया खमेनी की डेथ को कंडेम करने में इतने दिन लग गए, तो क्या ये वही स्ट्रैटेजी जो आपने अभी कहा कि चुप रहो और सेफ रहो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुप रहो या सेफ रहो। मैंने कंडेम किया या नहीं किया, अगर मेरी फौजी भाषा में आप सुनना चाहती हो, मेरी मर्जी। हु द हेल एम आई आंसरेबल टू? मैं हाई हेडेडनेस नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने झुकने को भी तैयार नहीं हूं कि मैं आपके हिसाब से रिएक्ट करूं। खमेनी का मरना, जिस तरीके से मरना, उसके ऊपर मैं कमेंट क्यों करूं? पहली बात, नन ऑफ माय बिजनेस। इट इज नॉट सपोज टू बी। खमेनी ईरान में एग्जिस्ट कर रहे थे, मैं जब उनके खिलाफ नहीं बोल रहा था तो वो भी मेरा ही बिजनेस था। भाई यूएस बढ़ चढ़ कर बोल रहा था, काफी कंट्रीज बोल रहे थे कि ये थोड़ा बारबेरिक है। मैं चलो दूर छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, वो ज्यादा उसमें आया। तालिबान गवर्नमेंट हमेशा से खराब मानी जाती थी, हमने भी खराब बोली थी, ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं बोली, हमने उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था। बट अल्टीमेटली ना रिकॉग्नाइज करते करते 4 साल में आज हमारे उनके रिलेशन एक ट्रेड पर, एक म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर जब आते हैं तो हमारे लिए ठीक है। खमेनी और ईरान चाबार पोर्ट के लिए मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। मेरे को जब वो ऑयल देते हैं मेरे लिए ठीक है, बढ़िया है। हॉर्मूज में से मेरा जो कंप्लीट एनर्जी और ट्रेड होकर आता है और उसको वो अफेक्ट नहीं करते हैं, वो मेरे लिए ठीक है, बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि खमेनी की डेथ को मुझे कंडोन करना है या उसको सपोर्ट करना है। आई एम नॉट सपोज टू। तो आप एक बात बताइए, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर पाकिस्तान टेररिज्म इंडिया में करता है तो यूएस उसको सपोर्ट में बोलता है या नहीं बोलता है? चुप रहता है। बट चुप रहने का मतलब क्या होता है? मेरी कंट्री अपने तरीके से देख ले कि देखो जी आपको सपोर्ट नहीं किया है, वो अपने तरीके से देख ले, देखो जी उन्होंने कंडेम नहीं किया इसलिए मेरा सपोर्ट है। दोनों के दोनों बंदर जो हैं वो लड़ते रहेंगे, बिल्ली अपना काम करती रहेगी। तो इस वॉर में आपने क्या एनालाइज करा, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, और कौन दोस्त का दुश्मन है? अगर चाहे किसी भी एक्शन को अगर आप इवेलुएट करेंगे, इजराइल और यूएस दोस्त नहीं है, रिलेटिव है। इजराइल यूएस है, यूएस इजराइल है। बोलने को कुछ भी कह दीजिए कि यूएस बोल देगा कि आपको एनर्जी पर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, रिफाइनरी पर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, गलत बात है। शुरुआत में तो ये भी कहीं बात चल पड़ी कि उस स्कूल के ऊपर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। अगले दिन आपने देखा वो स्कूल में तो टॉमहॉक मिसाइल के पार्ट्स मिले, तो इसका मतलब वो यूएस की स्ट्राइक थी। लेकिन इजराइल ने कभी ये नहीं बोला कि नहीं हमने नहीं करी या हमने करी। सो अगर आप रिलेशन की बात कर रहे हैं तो आई थिंक दे आर दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक, इसको मैं कहता हूँ एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सिक्के को आप तोड़कर अलग अलग नहीं कर सकते, दे आर वन एंड द सेम। चाहे आप इस साइड से देखें चाहे आप उस साइड से देखें। अब आगे बात, दुश्मन कौन है? ईरान यूएस का कभी कोई ऐसा ट्रेडिशनल दुश्मन नहीं था। ईरान यूएस का दुश्मन बना इसलिए क्योंकि वो इजराइल का दुश्मन था। बड़ी सीधी सीधी बात। क्यों? क्योंकि इजराइल का एग्जिस्टेंस ईरान को मंजूर ही नहीं है। वो बोलता है इस दुनिया में यहूदी होना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ही यही है, दैट इज द जड़ इस बात की प्रॉब्लम ठीक कि वो है, कहते हैं यहूदियों को एग्जिस्ट करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, अब ये उनका सोच विचार है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, ईरान
यूएस के ऊपर क्यों अटैक करेगा अगर यहूदी का? क्योंकि उसे मालूम है कि हम्म ये वो यहूदी हैं इजराइल के जो हम्म कंप्लीट यूएस की इकोनॉमी और उसको कंट्रोल करते हैं। हम्म सो उन्हें सीधे सीधे पता है एक तरीके से हम्म कि जो कुछ यूएस कर रहा है, हम्म जो सपोर्ट पैसे का, इक्विपमेंट का, सबका, हम्म अगर पिछली लड़ाई में भी देखें हम्म तो अगर यूएस का पैसा और इक्विपमेंट ना आए, हम्म इसराइल नहीं लड़ पाएगा। हम्म ये बड़ी सीधी बात है। और इसी का वाइस वर्सा ले लीजिए हम्म कि इसराइल को भी पता है हम्म कि मेरे ऊपर हूती, हमास, हजबुल्ला हम्म अगर अटैक कर पा रहा है तो वो सिर्फ ईरान है। हम्म दे आर नॉट देमसेल्फ। अगर ईरान का पैसा, हम्म ईरान का हथियार हम्म इन तीन एच को ना मिले, हिजबुल्ला, हमास, हूती को ना मिले, हम्म इसराइल के ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा। हम्म और जिसको हम बोल देते हैं प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर। ये जो प्रॉक्सी वॉर है हम्म वहाँ उसी तरह अगर आप इन्हीं रिलेशंस को आगे लेते आते जाएं, हम्म ईरान का दोस्त है, सबसे होना कौन चाहिए, सबसे तगड़ा दोस्त होना चाहिए चाइना। हम्म मैं इसका प्रूफ देता हूँ। हम्म क्योंकि चाइना को 30% कंसेशन रेट पर पेट्रोल मिलता है, वो हम्म एनर्जी मिलती है। हम्म मतलब जिसका बोलते हैं ना स्ट्रेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, हम्म मुझे तो नहीं मिलती। हम्म तो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं खमैनी की डेथ के ऊपर कमेंट करूं? चाइना क्यों नहीं करे? चाइना का तो कोई रोल ही नहीं दिखा वॉर में। नहीं नहीं उन्होंने तो तो स्टैंस ही नहीं, नहीं लिया। उन्होंने कह दिया कि ये हम्म निंदनीय है, हम्म ये यूनाइटेड नेशन में जानी चाहिए, हम्म रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हम्म रूल ऑफ लॉ तो उगली यार मुस्लिम्स के साथ भी होना चाहिए। हम्म मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। हम्म आप अगर रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं हम्म तो आपके उगलियार्स के साथ आप क्या कर रहे हैं? हम्म मुस्लिम वर्ल्ड को वो नहीं दिखता, हम्म आपको खुद वो नहीं दिखता, हम्म रशिया को वो नहीं दिखता, हम्म बाकी लोगों को नहीं दिखता। हम्म आप मुझे बता दीजिए कौन किसके साथ है, मुझे नहीं पता। हम्म आप बोलते हो कि चाइना चाइना जो है वो सी पैक की रोड बनाएगा पाकिस्तान के अंदर से, पोर्ट को कंट्रोल करेगा, सारा काम करेगा क्योंकि वहां पर प्रॉस्पेरिटी आनी है, उसका कहना ये है। ठीक है ना? और आप देख रहे हैं पाकिस्तान जाकर लंच खाता है व्हाइट हाउस में। अब कौन किसके साथ है आप बताइए? ये जो एम्बिग्विटी रखना है ना, ये एक वर्ल्ड का एक नया ऑर्डर है। आप दिखने नहीं चाहिए किसी के साथ, क्योंकि जैसे ही आप दिखने लगते हैं तो आपका दूसरा दोस्त कई बार बुरा मान जाता है। मेरे ख्याल ऑयल के केस में इंडिया के साथ नियरली कुछ ऐसा हो सकता है या होता नजर आ रहा है।